उससे पहले यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। एक कॉन्सेप्ट होता है बेटा बहुत ही प्यारा सा, वो ये कि मान लीजिए कोई भी रे ऑफ लाइट आती है किसी भी एंगल पर एंड इट स्ट्राइक्स एट सम हाइट h, प्रिंसिपल एक्सिस से हाइट h पर ये स्ट्राइक कर रही है रे ऑफ लाइट। तो ऑब्वियसली क्या काम करेगा, थोड़ा सा इसको अपने पाथ से हटा देगा, तो रिफ्रैक्शन होकर ऐसे चली जाएगी। अब ये काम दोनों सरफेस पे हुआ होगा, बट हम इसको कंबाइंड एक ही पॉइंट से दिखा रहे हैं, एंड दिस विल बी योर डेल्टा। नाउ दिस डेल्टा डज नॉट डिपेंड अपॉन कि रे जो है वो इस पॉइंट पर किस डायरेक्शन से टकराई थी, ये डेल्टा कांस्टेंट कर रहा है। इनफैक्ट डेल्टा डिपेंड्स अपॉन द एच, कि आप प्रिंसिपल एक्सिस से कितना दूर हो। सो डेल्टा डिपेंड्स ऑन height of point of incidence. Point of incidence. It is loosely independent of direction of ray. तो कितने एंगल पे आके स्ट्राइक कर रही है इस पॉइंट पे, डजंट मैटर, स्ट्रेट आ जाए तो भी, ऐसे आ जाए तो भी, अगर इस पॉइंट पे स्ट्राइक कर रही है तो जो डेल्टा है दैट मींस डिविएशन। डेल्टा क्या हुआ करता था, डिविएशन। सो डिविएशन इज अ फंक्शन ओनली ऑफ h1, बट ऑब्वियसली ये फोकल लेंथ पे भी डिपेंड करेगा। जितना कम फोकल लेंथ होगा उतना ही ज्यादा ये इसको कन्वर्ज कराएगा, उतना ही ज्यादा डिविएट कराएगा। अब ये किस तरीके से इस पर डिपेंड करता है ये देखो, उसके लिए मैं डायग्राम बनाता हूं नया। ये बताओ सभी लोग आगे क्या अभी तक? 31, ओके चलो ठीक है। मान लीजिए यहां पर कहीं आप आपका ऑब्जेक्ट है, यहां से रह गई, यहां टकराई और यहां से जाके इधर चली गई और यहां बन गई आपकी इमेज। तो आपको मालूम है इसी डिस्टेंस को हम यू बोलते थे, इस डिस्टेंस को हम वी बोलते थे, और इसका फोकल लेंथ आपको दिया हुआ है एफ। तो क्या रिलेशन होता था लेंस फॉर्मूले के हिसाब से, 1/v - 1/u = 1/f। अब मान लो ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज h, और याद करो मैंने तुम्हें बताया था ऑप्टिक्स में हमेशा ये अप्रोक्सीमेशन तो रहता ही है दैट दीज रेज आर पैरेक्सियल, दैट मींस वेरी क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सो ये h कोई बहुत ज्यादा तो होगा नहीं। कैन यू टेल मी, अगर इस पूरी इक्वेशन को h से मल्टीप्लाई कर दूं तो जब ये h/v, h/u, h/f बन जाएगा, इन सब के मतलब क्या है मालूम है आपको? इन सब के मतलब समझ लो। देखो, this h/v will be h divided by v. That means it represents this angle. Let's call it beta. h/u represents this angle. Let's call it alpha. और जब आप ऐसे लिख रहे हो ना तो ये अल्फा प्लस बीटा है एक्चुअली। ये समझ में आया प्लस क्यों हुआ है? ये क्वांटिटी अल्फा प्लस बीटा है, ये एंगल प्लस ये एंगल है, ये वाली क्वांटिटी। क्योंकि यहां पर ये जो माइनस था दिस वाज ओनली ड्यू टू कि भाई यू जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में, इसलिए। हाँ, कोई कुछ बोल रहा है क्या? ये समझ में आ रहा है बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ, जो भी बोला अभी तक? यस सर। ओके, यस सर। यस सर। ऑलराइट। तो ये एंगल प्लस ये एंगल, बताइए इन दोनों का सम क्या होगा? इन दोनों का सम बेटा ये वाला एंगल होगा। अगर ये रे ऑफ लाइट ऐसे निकल जाती सीधा तो जितना डिविएट हुआ है यही तो होगा। एंड दिस क्वांटिटी, ये क्वांटिटी कितना है? h/f। समझ आया? दैट डेल्टा डिपेंड्स अपॉन द हाइट। अब ऑब्जेक्ट अगर यहां रखोगे तो डिफरेंट रे आएगी और डिफरेंट जगह इमेज बनेगी, बट स्टिल इन एंगल्स, ये एंगल की अलग अलग वैल्यू होंगी, अल्फा और बीटा की डिफरेंट वैल्यूज हो जाएंगी, लेकिन उनका जो सम है वो तो अभी भी h/f आएगा। और मैंने h सेम लिया है सबके लिए, सारी रेज में यही मान रहा हूँ स्ट्राइक कर रही है। अब ऐसा नहीं है हर एक रे अलग अलग, यहाँ से तो बहुत सारी रे जाएंगी, उनके अकॉर्डिंग सब यहाँ मीट करना चाहेंगे इस ऑब्जेक्ट के लिए, लेकिन सबके लिए अलग अलग डेल्टा आएगा।
और डेल्टा अलग अलग के हिसाब से यहाँ मीट कर जाएंगे। बट एक ही पॉइंट पर जो स्ट्राइक कर रहे हैं उनका जो डेल्टा है दैट डिपेंड्स ओनली ऑन दिस एच। ये बताइए क्या ये फंडा क्लियर है? यस सर। एंड ऑब्वियसली फोकल लेंथ पे डिपेंड करेगा, तो यार ठीक है, किसी एक लेंस के लिए बात कर रहे हैं हम। सो अगर कोई एक लेंस आपको गिवन है देन डेल्टा डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और मान लीजिए अब ये भी कैसे आ रहा है ये भी देख लो एक बार। इसका एक और तरीका डिराइव करने का, याद करो मैंने पावर तुम्हें समझाया था कुछ इस तरीके से। एक पैरेलल रे आ रही है 1 मीटर अबव, 1 मीटर अबव। तो इंस्टेड ऑफ 1 मीटर अबव नाउ कंसिडर कि वो h डिस्टेंस अबव आ रही है, तो यहाँ स्ट्राइक कर जाएगी, ये डेल्टा होगा। अगर ये डेल्टा है तो ये भी डेल्टा होगा, और ये डेल्टा कितना होगा h डिवाइड बाय दिस लेंथ विल बी फोकल लेंथ। तो वही रिलेशन आ जाएगा h बाय। तो कहने का मतलब ये किसी भी डायरेक्शन में अगर इस पॉइंट पर स्ट्राइक करती है रे ऑफ लाइट, इट विल ऑलवेज डिविएट बाय द सेम अमाउंट। ये क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल ट्राई टू फाइंड equivalent focal length of a system of two thin lenses separated by some distance। ये कुछ ज्यादा लंबी हेडिंग हो गई, ठीक है, बट समझ जाओ। तो क्या दिया हुआ है अब की बार, ये दो लेंसेज है हमारे पास। दोनों का लेंथ, फोकल लेंथ आपको गिवन है f1 एंड f2। कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस है इनका। और हम ये जानना चाहते हैं कि इस पूरे सिस्टम को हटाकर एक लेंस से अगर रिप्लेस करें, सिंगल लेंस, तो वो लेंस का फोकल लेंथ कितना होना चाहिए सच दैट सेम इफेक्ट आए। एंड व्हाट डू वी मीन बाय सेम इफेक्ट आए? दैट अगर एक रे ऑफ लाइट यहाँ पर स्ट्राइक करती है पैरेलल टू दिस एक्सिस, तो यहाँ से पहली बार तो यहाँ पर डिविएट होगी ऐसे, और फिर डिविएट होगी कुछ इस टाइप से। तो और यहाँ से भी सेम, यहाँ से भी जाएगा अपने एग्जैक्टली यही इफेक्ट यहाँ से भी मिलेगा। तो सिमेट्रिक है ये पूरा। तो मैं जानना चाहता हूं कि मैं एक फोकल यहाँ पर एक लेंस लूं, इन दोनों को हटाकर एक ही लेंस लगाया जाए, उसका फोकल लेंथ कितना होना चाहिए सच दैट वो यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पर रेस को फोकस करे। तो बेटा देखो, इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। इट इज नॉट वेरी सिंपल लाइक थिन लेंसेज का कॉम्बिनेशन। थिन लेंसेज के कॉम्बिनेशन में क्या हुआ था, रे ऑफ लाइट आई, स्ट्राइक हुई और यहाँ जाके कहीं मीट कर गई। अब आपने इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या सोचा कि इसकी जगह एक लेंस लगा दिया मैंने सच दैट ये ऐसी पैरेलल रे सेम उसी पॉइंट पर स्ट्राइक करेगी। तो ये सिंपल क्यों था? क्योंकि आपको पोजीशन के बारे में नहीं सोचना पड़ा कि ये जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ वाला लेंस है वो कहां रखूं, उसकी पोजीशन डिफाइंड है। ये थिन लेंस है और चिपका के रखे हैं तो एक ही पोजीशन मानी जाएगी इसकी, उसी पोजीशन पे आप रख दो और आपका काम हो जाएगा। तो फोकल लेंथ सीधे सीधे ये आ गया। यहां पर प्रॉब्लम है बेटा, इस वाले इस केस में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है दैट आपने इक्विवेलेंट फोकल लेंथ मान लो निकाल भी लिया, तो रखोगे कहां पर उसको, वेयर शुड यू कीप इट सच दैट यहां पर ही फोकस हो पूरा का पूरा। जैसे मान लो आपका मन किया कि भाई इक्विवेलेंट जो लेंस आ रहा है उसको मैं यहाँ रखूं, अगर यहाँ रखूंगा तो इतना फोकल लेंथ होना चाहिए उसको। फिर दूसरा कि यहाँ रख के देखा तो उसका फोकल लेंथ इतना होना चाहिए। तो सबसे अलग अलग आंसर आ जाएगा, बीचों भी नहीं रख सकते हो। तो इसलिए पहले तो हमें ये डिफाइन करना पड़ेगा कि वेयर शुड वी कीप इट।
तो थोड़ी देर में देखेंगे, अभी वी विल सी कि क्या आता है वो। पहले तो ये समझो कि आपकी ये जो रे ऑफ लाइट आ रही थी ये स्ट्रेट ऐसे जाना चाहती थी, और यहाँ वाले ऑब्जर्वर को लगेगा कि रे ऑफ लाइट कहां से आ रही है, ये यहां से आ रही है। तो क्या आपको ये समझ में आता है कि ये टोटल डिविएशन होगा? ये जो एंगल बना है यहां से यहां तक, ये वाला, दिस विल बी द टोटल डेविएशन इन द रे। इनिशियली ऐसे जा रही थी और फाइनली ऐसे गई, तो इन दोनों के बीच में ये जो एंगल है, दिस विल बी द टोटल डेविएशन। अब ये टोटल डेविएशन दो बार में आया है, एक बार में नहीं आया, ये दो बार में आया। पहले तो डेविएशन यहां पर आया डेल्टा वन, फिर डेविएशन यहां पर आया। ये वाली रे ऑफ लाइट मान लीजिए यहां का इमिट करना चाहती, और अगर आप ध्यान से देखो ये वाला लेंथ जो होगा, दिस विल बी f1, इसका फोकल लेंथ होगा, क्योंकि पैरेलल रे स्ट्राइक आई और ये इसको यहां पर कन्वर्ज कराना चाहता था, बट सिंस एक और लेंस रख दिया इसलिए यहां पर आ गई। सो दिस लेंथ विल बी f1। अच्छा, दूसरी चीज आपको ये d गिवन है, ये मान के चलेंगे, ये देना पड़ेगा, इस पे डिपेंड करेगा आंसर। सो d इज गिवन। नाउ ये रे ऑफ लाइट तो ऐसे जाना चाहती थी लेकिन चली गई ऐसे, तो यहां पर डिविएशन अगर मैं लिखूंगा दिस लेंथ, दिस विल बी द डिविएशन ड्यू टू सेकंड लेंस, तो ये डेल्टा टू होगा। एंड नाउ इफ आई राइट दैट डेल्टा इक्वल्स डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू, तो क्या आप लोगों को डायरेक्ट समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। कुछ एक्सप्लेन करो, आप ज्योमेट्री लगा के भी देख सकते हो कि ऐसा क्यों आ रहा है, अदरवाइज सिंपल सोचो भाई, पहले डेल्टा वन हुई फिर डेल्टा टू हो गई, तो टोटल कितनी हुई? डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू। वैसे आप थोड़ा सा देख सकते हो यहाँ पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे, ऑल्टरनेट सॉरी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, है ना, ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन। और अगर ये डेल्टा टू है और ये डेल्टा वन है, तो इस वाले ट्राइंगल में ये ट्राइंगल जो है, इसमें इन दोनों का सम इसके बराबर आएगा, एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। ऑलराइट, नाउ अब मैं इनकी वैल्यूज लिखनी शुरू करता हूं, सोच के देखना बेटा। सबसे पहले हाउ शुड आई डिफाइन डेल्टा? तो यार डेल्टा का वैल्यू क्या आप ये समझते हो कि इट शुड बी एफ इफेक्टिव, एच ओवर एफ। अच्छा एच क्या है, एच देख लो, ये एच है, ये जो लेंथ आ रही थी ना, ये वाला डिस्टेंस एच है। इनफैक्ट मैं इसको एच वन बोलता हूँ, ये भी एच वन होगा, और ये वाला जो लेंथ है ना, इसको मैं बोल देता हूँ एच टू। तो मुझे बताओ, जो मैं एक फाइनल लेंस रखूंगा, अभी ये नहीं पता कहाँ रखूंगा मैं, बट जहां भी रखूंगा उसके लिए तो यही माना जाएगा ना कि H1 पे आके स्ट्राइक करी थी रे, तो उसके लिए डेल्टा का वैल्यू H अपॉन एफ इफेक्टिव रहेगा। सिमिलरली डेल्टा टू का वैल्यू क्या होगा? व्हाट इज डेल्टा टू? कोई बताएगा मुझे? डेल्टा टू, सॉरी चलो डेल्टा टू बाद में, पहले डेल्टा वन, डेल्टा वन बोलिए, डेल्टा वन क्या होगा? H1 by F1। वेरी गुड। और डेल्टा टू क्या होगा बेटा? H2 अभी by सीखा था आपने, अभी सीखा था, इट डजंट मैटर कि रे किस डायरेक्शन में आई है, तो ये वाली रे किसी भी डायरेक्शन में आई, इट डजंट मैटर, इसका जो डेल्टा होगा वो H2 अपॉन F2 होगा। बोलो। यस सर। हाँ सर। गुड, वेरी गुड, हो गया तो H2 ओवर F2। सो अल्टीमेटली आई एम गेटिंग दिस रिजल्ट दैट, अच्छा ये भी H1 है ना, ये भी H1 है क्योंकि अल्टीमेटली फाइनल लेंस पे भी H1 पे आएगी। So I'm getting H1 over F effective equals H1 over F1 plus H2 over F2. अब थोड़ा सा सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल सोचेंगे, सर। ठीक है? तो बस हाँ, सर वो पैरेलल लेंस के साथ, पैरेलल लेंस के पास डेविएशन के बाद, सो उसका मतलब वो पैरेलल तो नहीं आ रहा है ना प्रिंसिपल एक्सिस के बाद, तो उसका H2 कांस्टेंट कैसे हो गया? तो वो तो H2 थोड़ा थोड़ा कांस्टेंट कैसे हो गया? वो तो चेंज करता जाएगा ना। हाँ करने तो पहले जो भी वैल्यू, हाँ चेंज होगा, बिल्कुल बिल्कुल, D पे डिपेंड कर जाएगा, F1 F2 सब पे डिपेंड करेगा, बट जो भी वैल्यू है वही वैल्यू को मैं H2 बोल रहा हूँ अभी। ओके, ओके। मैं इसको आगे पीछे करूंगा इस वाले लेंस को अगर,
तो ऑब्वियसली H2 विल चेंज, या फिर इसकी फोकल लेंथ चेंज करूंगा तो भी चेंज होगा। पर ठीक है, जो भी वैल्यू है उसकी, भले वो वेरिएबल हो, ऑब्वियसली बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही हो, जो भी वैल्यू हो वो लिख लिया मैंने, कांस्टेंट नहीं माना। ओके, नाउ लुक एट दिस ट्राइंगल। ये बड़ा वाला ट्राइंगल दिखाई दे रहा है सबको ना? यहीं से H1, आपको ये समझ में आ रहा है कि ये वाला जो एंगल है ये भी डेल्टा 1 होगा। देखो जरा ध्यान से, ये क्लियर है, ये एंगल डेल्टा 1 है बिकॉज ये F1 है, ये फोकस ऑफ द फर्स्ट लेंस है, ये फोकस ऑफ द फर्स्ट लेंस है। तो अगर ये डेल्टा 1 है तो इधर भी डेल्टा 1 होगा। ये लाइन यहां पर से स्ट्रेट आना चाहती है। ये क्लियर है बेटा? हाँ सर। तो मेरे को बताओ, ये वाला ट्राइंगल बड़ा वाला सर, कौन, किसी को डाउट है कुछ? ओके, देखो, तो ये बड़ा वाला जो ट्राइंगल है और ये छोटा वाला ट्राइंगल, यहां से पूरा, ये वाला नहीं, ये पूरा, ये सिमिलर है, which means H1 divided by F1 must be equal to H2 divided by this length, and this length will be equal to, ध्यान से देख लो, ये टोटल F1 था और ये D है, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी? F1 minus D। यहां तक बताइए, कोई डाउट है क्या किसी को? एक और चीज देखिए, हमने जो डेल्टा है, जो डेल्टा डिफाइन किया है, ये वाला, वो डिफाइन किया है हमने H1 ओवर F इफेक्टिव। ऑलराइट, नाउ थिंक अबाउट दिस छोटू ट्राइंगल। ये ट्राइंगल दिखाई दिया, एंड ऑल्सो थिंक अबाउट दिस ट्राइंगल। ये मैं अपनी मर्जी से यहां पर एक पॉइंट ले लिया मैंने, ये फाइनल रे और इनिशियल रे का, एकदम फाइनल एंड इनिशियल रे का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो एक प्लेन टाइप का यहां पर बनेगा, इसको भी एक स्पेशल नाम से बुलाया जाता है, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल प्लेन। पर ठीक है, उसकी जरूरत ज्यादा नहीं है अभी हमें, पर नाम पता होना चाहिए। जहां पर आपकी इनिशियल रे और एकदम फाइनल रे, जो भी सिस्टम से बाहर निकली फाइनल रे, उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, उससे पास होने वाला जो प्लेन है विच इज परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंट रे, इज कॉल्ड प्रिंसिपल प्लेन। देखो इसमें, दिस लेंथ डिवाइडेड बाय दिस लेंथ मस्ट बी इक्वल टू this length divided by this length, होगा कि नहीं? ये सर। अब मुझे ये वाली लेंथ तो नहीं पता, लेकिन ये वाला एंगल तो पता है। ये वाला कोई मुझे सोच के बताएगा जल्दी फटाफट से, ये वाला एंगल कौन सा होगा? ये थोड़ा शायद बहुत छोटा होगा। देखो ध्यान से, देखो एक बार ध्यान से कि कौन से एंगल की बात कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एंगल। कोई मुझे जरा थोड़ा सा सोच के, अच्छे से सोच समझ के बताओ कि यार ये एंगल होगा कितना। कंसिडर दिस रे, फाइनल रे को सोचो, देखो ध्यान से फाइनल रे, और ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो ये उसकी एक ट्रांसवर्सल बन गई। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल विच इज डेल्टा विल बी ऑल्टरनेट, तो ये वाला एंगल डेल्टा ही होगा। Which means डेल्टा हमने पहले ही लिख दिया था H1 ओवर F इफेक्टिव, दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू, ये लेंथ कितनी है? H1, H1 ओवर दिस डिस्टेंस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। प्रीतम पत्रा, स्विच ऑफ माइक बंद करो। बच्चे बोलो एक बार सब लोग, ये वाला एंगल थोड़ा सा सोचना पड़ेगा बेटा, थोड़ा सा इसमें है, ये डिटेल में है काफी। सो दिस एंगल कैन बी रिटन एज, छोटे एंगल है, H2 डिवाइडेड बाय दिस लेंथ, ये वाली लेंथ, सॉरी ये तो लेंथ H1 ही है ना, ये वाली लेंथ H1 है ना, H1 के बराबर है, H2 ये था। सो फिर से सोचो,
दिस लेंथ डिवाइडेड बाय दिस लेंथ, सो h1 ओवर ये जो भी लेंथ है, इस लेंथ को मैं मान लो कुछ बोल रहा हूं अभी, मान लो इसको y बोल दिया मैंने, तो y, तो क्या आपको ये समझ में आ रहा है y क्या है? व्हाट इज y? ओ, ये बाहर निकल गया, देख लो बेटा एक बार। तो मैंने कहा था डेल्टा विल बी इक्वल टू h1 ओवर y, सो h1 ओवर y, तो बताओ जरा इस रिलेशन को देखकर y क्या है? F effective. y ही वह f इफेक्टिव है, यही है f इफेक्टिव। तो यानी कि अगर मैं इन सब को हटाकर, ध्यान से समझना, ये इन सब को हटाकर जो भी यहां से f इफेक्टिव आया वो वाला लेंस लगा दूं, तो मुझे कहां रखना पड़ेगा वो, सच दैट यहां पर कन्वर्ज हो, प्रिंसिपल प्लेन पर रखना पड़ेगा, तभी उसका ये फोकल लेंथ बनेगा, f इफेक्टिव आ जाएगा, और आपकी जो रेज जो पैरेलल लाइन यहां तक, वो डायरेक्टली यहां पर कन्वर्ज हो जाएगी। ये सोच के बताओ मुझे पहले आपको, क्या ये फंडा क्लियर है? हमने यहाँ पर ये डिफाइन कर लिया, दो चीजें पता लगा ली कि भाई एफ इफेक्टिव कैसा आएगा, वो चलो भी निकालेंगे बाद में, बट एफ इफेक्टिव कैसा आएगा ये निकाला, साथ में पोजीशन भी हमारी डिफाइन होगी कि यहां ही रखना पड़ेगा ऑन द प्रिंसिपल प्लेन। आप यहां से एफ इफेक्टिव निकाल लो, मान लो, चलो ठीक है, कुछ कैलकुलेशन करके निकाल लिया मान लो आपने, लेकिन उसको कहां रखना है ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ये आइडेंटिफाई करना। तो यहां पर कन्वर्ज होनी चाहिए रे, यहां से एफ इफेक्टिव पीछे ही तो रखोगे उसे, लेंस को, तो वो डिस्टेंस यही आ रहा है, और इसका मतलब मुझे पता लग गया दैट आई शुड कीप दैट इक्विवेलेंट लेंस एट द प्रिंसिपल प्लेन। सो यहां से क्या रिजल्ट आया, y equals f effective means equivalent lens must be kept at principal plane। इससे मैं h2 का वैल्यू लिख देता हूं एक बार, h2 will be equal to h1 multiplied by, ये इधर जाएगा f1 नीचे, so f1 minus d over f1, ठीक है। अब ये वाली h2 की वैल्यू इसमें रख देंगे, so I'll get h1 over f effective equals h1 over f1 plus h1 f1 minus d over f1 और ये वाला f2, simplifying it, h1 cancel कर लो, कॉमन आके, तो 1 upon f effective will become equal to 1 upon f1 plus f1 minus d over f1 f2, तो आपको देखना चाहिए साफ साफ। नाउ सिर्फ ये बोलना कि उस इफेक्टिव वाले लेंस को यहां रख दो काम नहीं चलेगा, उससे आपको बताना पड़ेगा कि इस वाले लेंस से कितना पीछे या फिर इस वाले लेंस से कितना आगे रखना है। तो हम अल्टीमेटली निकाल रहे हैं अभी कि इस वाले लेंस से कितना पीछे आया, ठीक है, क्योंकि मैं डायरेक्टली नहीं बोल सकता कि यार ये रेस, मुझे तो सिर्फ ये दो लेंस दिखेंगे, मुझे दो लेंस दिख रहे हैं, तो मुझे यहां से डिस्टेंस बताना पड़ेगा कि इस वाले लेंस से कितना पीछे। ओके, सो बेसिकली वी आर कंसर्न विद एक्स, सो फॉर द पोजिशन ऑफ द लेंस, इफेक्टिव लेंस, यहां पर करते हैं, पोजिशन निकालनी है मुझे ऑफ इफेक्टिव लेंस, जो ये आया वो कहां रखेंगे, सो इट शुड बी एक्स बिफोर सेकेंड लेंस, है ना, ये फर्स्ट बोल रहे हैं, ये सेकंड बोल रहे हैं, बताइए हमें, तो इट शुड बी x डिस्टेंस बिफोर सेकंड लेंस, सो वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब देखो मैंने तुम्हें काफी चीजें बता दी बेटा, इस आप बहुत सारे रिजल्ट्स हैं आपके पास, कैन यू सजेस्ट मी अ मेथड कैसे निकालूं मैं x? तो अगर मैं इस वाले लेंथ को यहां से लेकर, ये जो लेंथ है ना ये वाली, इसको कुछ हम मान लो z मान लो, अब इसको y तो ये था, तो y तो f इफेक्टिव के बराबर आ गया, y came out to be equal to f effective, ये वाला डिस्टेंस x है, इसको z मान लो, so we know that x plus z equals y and I am interested in x, so it will be y minus z, y तो f effective है, तो f effective रख देंगे यहाँ पर, minus z, मुझे चाहिए अब z, how to find z, आ जाओ देखते हैं।
ये वाला एंगल है बेटा डेल्टा, दिस इज डेल्टा, एंड tan ऑफ डेल्टा या फिर सिर्फ डेल्टा ही बोलो, इट विल बी इक्वल टू H2 डिवाइडेड बाय दिस क्वांटिटी इफेक्टिव एंड आल्सो इक्वल टू H1 और H2 डिवाइडेड बाय Z। तो यहाँ पे छोटा सा एक कैलकुलेशन देखो, इस डब्बे में कर देंगे हम कैलकुलेशन। वो ये है कि डेल्टा का जो वैल्यू है ना वो H1 ओवर F इफेक्टिव भी है एंड इट इज आल्सो इक्वल टू H2 ओवर Z। तो यहां से Z की वैल्यू कितनी आ रही है, H2 ओवर H1 इंटू F इफेक्टिव, ये Z का वैल्यू। जरा यही वाला वैल्यू इसमें डाल दो, तो ये आया F इफेक्टिव H2 ओवर H1। तो ये क्या बन जाएगा, F इफेक्टिव कॉमन 1 माइनस H2 बाय H1। डू वी नो द वैल्यू ऑफ H2 बाय H1? क्या मालूम है हमें H2 बाय H1? यहां से, so H2 by H1 will be F1 minus D over F1। तो रख दो इसको, when I put this you will get F effective 1 minus F1 minus D over F1। तो कितना आ गया ये, F1 minus F1 minus D, तो D over F1। So I'll be getting F effective into D over F1। So इतना पीछे आपको, ठीक है, कैलकुलेशन कर सकते हो आराम से आप। H2 by H1 का वैल्यू निकाल लिया मैंने फ्रॉम दिस रिलेशन, फ्रॉम दिस H2 by H1 will be F1 minus D over F1। वो वैल्यू यहाँ पर रखा, ये रिजल्ट आ गया। अल्टीमेट रिजल्ट्स क्या क्या याद रखने हैं आपको, देखो इसके डेरिवेशन में ना 2-3 चीजें सीखो बस। एक चीज तो ये हमने ये अप्लाई किया है कि किसी भी डायरेक्शन में रे आए उसका डिविएशन डेल्टा विल डिपेंड अपॉन कितना हाइट है, जो हमने यहाँ पर इस्टेब्लिश कर लिया था। एक तो ये याद रखना है आपको, दूसरी चीज ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, एंड ये कितना पीछे रखा जाएगा ये याद रखना है। So first of all, what is the definition of dispersion? So it is simply defined as splitting of light into its constituents, colors. This is the definition of dispersion। Now हमें मालूम है जो लाइट आती है हमारे पास, सनलाइट जो है, इट इज एक्चुअली कॉल्ड व्हाइट लाइट। व्हाई इज इट कॉल्ड व्हाइट लाइट? बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ, इट कंसिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल जो भी वेवलेंथ्स होती हैं, सारी की सारी वेवलेंथ्स इस लाइट के अंदर मिलती हैं। ये कोई एक पर्टिकुलर, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट आ रही है सन से। इनफैक्ट जो आपके कोई भी बल्ब है, जो पुराने इनकैंडेसेंट बल्ब होते थे 100 वॉट 200 वॉट वाले, उनसे भी जो लाइट आती थी वो मोर और लेस व्हाइट होती थी, सारी वेवलेंथ्स होते थे उसमें। सारी वेवलेंथ मतलब जो हमें दिखाई दे रहे हैं वो भी, और कुछ वेवलेंथ्स जो हमें नहीं दिखती हैं जैसे इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, वो सारी जो रेज होती हैं वो भी रहती हैं उसके अंदर। हाँ, ये बात अलग है कि कुछ वेवलेंथ ज्यादा होती हैं, कुछ वेवलेंथ कम होती हैं, जो कि आपने रेडिएशन में सीखा होगा। रेडिएशन वाला चैप्टर याद है कुछ? Which consists of all the colors, and Newton first time studied that how the white light behaves when it passes through a prism। तो कुछ इस टाइप का आपने जो है डायग्राम बहुत बार देखा होगा कि लाइट जो है ऐसे स्प्लिट हो जाती है। क्या आप लोगों को याद है कि यहाँ पर कौन सा कलर आएगा नीचे और ऊपर कौन सा आएगा? सर ऊपर रेड आएगा। बिल्कुल सही। और यहाँ पर वॉयलेट या ब्लू, ये सब रहेगा। समझने की कोशिश करो इसको, दैट वॉयलेट लाइट गेट्स डिविएटेड मोर कंपेयर टू रेड। रेड जो है वो इतना ज्यादा डिविएट नहीं है जितनी वॉयलेट हुई, वॉयलेट ज्यादा डिविएट हुई।
एंड ये जो इसकी स्प्लिटिंग है वो यही इसी वाले फेज पे शुरू हो गई थी। यानी कि स्प्लिटिंग का जो मेन रीजन है, ऐसा नहीं है कि प्रिज्म ने कुछ बहुत अलग से खास कुछ किया होगा। स्प्लिटिंग का रीजन इज रिफ्रैक्शन इटसेल्फ। रिफ्रैक्शन की वजह से ही रिफ्रैक्शन इज द रीजन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ लाइट। मतलब अगर रे ऑफ लाइट, व्हाइट लाइट ऐसे आती है और किसी सरफेस पर स्ट्राइक करती है, तो अभी तक क्या करते थे हम, एक रे बनाए थे इसकी कि भाई एक रे ऐसे चलेगी। लेकिन अब आप देखोगे कि एक्चुअल में अगर व्हाइट लाइट आएगी तो ऐसे ही आपको पूरा का पूरा यहाँ पर स्पेक्ट्रम बनते नजर आएगा। नाउ टेल मी, डू यू नो एनीथिंग अबाउट स्पेक्ट्रम? स्पेक्ट्रम मालूम है सबको? पर्टिकुलरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम इन जनरल होती है एक लिस्ट, कोई भी आप किसी भी कंटिन्यूअसली वेरिंग कोई भी या फिर डिस्क्रीट कोई भी क्वांटिटीज कुछ भी हो, उनको एक साथ अगर ऐसे लिस्ट में लग दो तो उसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होगा? विबग्योर तो सभी को मालूम है, सभी ने देखा है ये रेनबो। इधर इंफ्रारेड, इधर अल्ट्रावायलेट, और भी बहुत सारी चीजें, ठीक है। इधर रेडियो वेव्स वगैरह आ जाती हैं, इधर एक्सरेज वगैरह ये सब आ जाती है। तो इतना पार्ट जो है हमारा विजिबल लाइट है, और वेवलेंथ जो इस डायरेक्शन में इंक्रीज करती है, वेवलेंथ लैम्डा इंक्रीजेस। ये समझ में आ रहा है बच्चों सबको? हाँ सर। Yes. और ठीक है, जिस डायरेक्शन में लैम्डा इंक्रीज करता है उसके ऑपोजिट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करता है। तो वो भी हमें जरूरत नहीं, मैं उसको लिखने का जबरदस्ती कंफ्यूजन क्यों करें, जब मॉडर्न फिजिक्स में काम आएगा तब देखेंगे। तो अभी सिर्फ हमें लैम्डा का रिक्वायरमेंट है, लैम्डा इस डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा। सो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अगर ये सारी लाइट्स आप कंबाइन कर दो, एक ही जगह पे छोड़ दो, तो वो व्हाइट लाइट बन जाती है। व्हाइट लाइट मतलब सारी लाइट्स हैं। ओके, इसमें भी यहाँ वायलेट है, यहाँ रेड है, इसको भी स्पेक्ट्रम बोलेंगे। जो कलर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे इसको भी स्पेक्ट्रम बोल सकते हो आप। इधर की तरफ इसमें आप देखोगे यहाँ पर इंफ्रारेड, रेडियो वेव्स वो सब होंगी, और इधर की तरफ अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज वो सब होंगी। तो हमें वो दिखती नहीं है, तो ठीक है कोई बात नहीं, हम सिर्फ इसी से कंसर्न है, वायलेट से लेकर रेड तक। सो कहीं बीच में देयर विल बी अ येलो लाइट ऐसे, और येलो जो होगी ना वो ऑलमोस्ट इन दोनों के बीच में होती है, बिल्कुल बीच में होती है। हालांकि विबग्योर में देख के तुम्हें लग रहा होगा यार कोने में, ग्रीन होनी चाहिए थी बीच में, बट एक्चुअली उसके अकॉर्डिंग नहीं है ये वेवलेंथ के टर्म्स में, या फिर इसका जो पोजिशनिंग है वो वायलेट और रेड के ऑलमोस्ट बीच में होता है। सो अगर कहीं भी आपसे ये पूछे कि बताइए कितना डेविएशन हुआ लाइट का, व्हाइट लाइट की डेविएशन कितना हुआ, तो ऑब्वियसली हर एक लाइट अलग अलग हुई है, लेकिन इनका जो एवरेज वैल्यू निकालने के लिए आपको बोले कोई, तो आप येलो लाइट का डेविएशन बताएंगे हमेशा। येलो लाइट इज कंसिडर्ड टू बी द एवरेज लाइट, एवरेज बोल सकते हो उसको। तो ओवरऑल ये वाली जो लाइट है वो येलो जितना डिविएट मानी जाएगी, तो येलो हमारा एवरेज रहेगा बीच में। तो यहां से रे ऑफ लाइट आती है व्हाइट लाइट, कुछ रे ऐसे जाती हैं, कुछ रे ऐसे जाती हैं, और फिर यहां से दोनों ऐसे निकल जाती हैं। तो सबसे पहले तो ये समझो कि ये दोनों रे पैरेलल होंगे, दे मस्ट बी पैरेलल, क्योंकि यहाँ पर जो भी आई एंगल है उसके लिए R1 R2 ये सब तो अलग अलग होंगे, लेकिन सभी में स्नेल्स लॉ लगाओगे तो अल्टीमेटली ई सबके इक्वल होंगे, इमर्जेंट एंगल्स विल बी इक्वल। तो ये दोनों रेज पैरेलल होंगी। कैन यू टेल मी विच ऑफ दीज इज रेड एंड विच ऑफ दीज इज वायलेट? ये 1 है, ये 2 है, कौन सा रेड है कौन सा वायलेट है बेटा? 1 2 करके बोलो। वायलेट सर बताओ। 2 वाला रेड है, 1 वाला। गुड, ये रेड होगी क्योंकि ये कम डिविएट हुई है। ये रे ऑफ लाइट ऐसे जाना चाहती थी, रेड इतना हुई, वायलेट इतना हुई, तो वायलेट ज्यादा डिविएट होगी, रेड कम, तो ये आपका रेड होगा और ये वाला वायलेट होगा। तो क्या मैं इसको बोलूंगा कि डिस्पर्जन हो गया?
बट दिस इज नॉट डिस्पर्जन। ग्लास स्लैब से डिस्पर्जन नहीं होगा। अंदर आपको लाइट यहाँ पर अलग अलग दिख सकती हैं अगर आप अंदर बैठो जाके, लेकिन जब वो बाहर आ जाएंगे, अगर यहाँ पर आप लाइट देखोगे, इस वाले यहाँ पर ऑब्जर्वर है, ही विल नॉट सी एनी कलर्स, ही विल जस्ट सी व्हाइट लाइट। उसका रीजन क्या है समझने की कोशिश करना। कोई भी ऑब्जर्वर होगा तो ऑब्वियसली एक लेंस होगा, चाहे आपकी आईज हो, चाहे कोई फोटोग्राफिक कैमरा हो, सभी में लेंस होता है। और जब ये लेंस में रेज एंटर करेंगी, दे विल बी पैरेलल, और पैरेलल होंगी तो दे विल ऑल मीट एट द सेम पॉइंट। यानी कि जितने भी कलर्स आ रहे हैं सारे पैरेलल आ रहे हैं, और सारे के सारे जाके एक ही जगह मीट करेंगे इन एनी ऑब्जर्वर। तो वापस से कैसा बन जाएगा? व्हाइट स्पॉट। क्या ये बात समझ में आ रहा है सबको? यस सर। अरे बाकी लोग क्या ऐसे खाली बैठे हो क्या? बिल्कुल, या सो गए हो चला के? Yes, sir. समझो इसको, इसको दिमाग में बैठाओ थोड़ा सा कि भाई ये वाला दिस कैन नॉट बी टर्म्ड एज डिस्पर्जन। दूसरी चीज, यानी कि अगर कलर्स पैरेलल रन कर रहे हैं तो उसको हम डिस्पर्जन नहीं बोलते हैं। उनके बीच में एक एंगल होना चाहिए इसकी तरह, जैसे एक रे ऑफ लाइट इधर जा रही है इस डायरेक्शन में, एक रे ऑफ लाइट इधर जा रही है। अगर आप इसको डायरेक्टली अब देखोगे, ऑब्जर्वर आएगा इसके बीच में, तो उसको कलर्स दिखाई देंगे अलग अलग। यहां पर आपको कलर्स अलग अलग नहीं दिखेंगे बिल्कुल। ऑलराइट, नाउ ये तो हो गया कि अच्छा ये चीज है बेसिक। अभी हम सिर्फ क्वालिटेटिवली पढ़ रहे हैं इसको, अब थोड़ा सा क्वांटिटेटिव आते हैं। हमें देखना है ये वाला काम क्यों होता है। वाई व्हेन जब आए दोनों के लिए हर राइट लाइट के लिए सेम है, तो अलग अलग आर क्यों आ रहे हैं? वाई आर वी गेटिंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आर? तो उसका रीजन सीधा सीधा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर्स। For different wavelength, refractive index is different. And there is a relation which is called Cauchy's relation. Cauchy's relation क्या बोलता है? That किसी का भी mu will be equal to a plus b over lambda square. आगे भी टर्म्स होते हैं बट इतना काफी है। Where a and b are constants, they will depend upon material. कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हो आप, उस पर डिपेंड करेगा ये। और लैम्डा के अकॉर्डिंग दे विल कलर्स विल हैव डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब सीधी सी बात है यार, लैम्डा जिसका ज्यादा, म्यू उसके लिए, बोलो, जिसका लैम्डा ज्यादा म्यू उसके लिए कम होगा। तो जरा इस पे आओ, इस डायरेक्शन में अगर लैम्डा इंक्रीज कर रहा है तो इस डायरेक्शन में म्यू इंक्रीज करेगा। म्यू इंक्रीज करता है, इसीलिए वॉयलेट ज्यादा डिविएट होता है कंपेयर टू रेड। कम होगा। ओके गुड। सो मैंने विप्योर वापस लिखा है यहाँ पर। तो लैम्डा इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है, म्यू इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है, और इसीलिए डेल्टा भी इसी डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा। आप सभी को मालूम होगा कि न्यूटन ने जब पहली बार ये फिनोमेना ऑब्जर्व किया, उसने सिर्फ ऐसा नहीं कि एक्सपेरिमेंट करा और देख लिया, ही एक्चुअली प्रूव्ड कि लाइट जो है, जो व्हाइट लाइट होती है, वो अलग अलग कलर से मिलकर बनी। कैसे प्रूव किया? सिर्फ ऐसे लाइट देख के आप ये नहीं बोल सकते कि हाँ यार कलर से बनी हुई। क्या पता प्रिज्म में कुछ ऐसी खास बात हो, प्रिज्म अपने आप से कुछ ऐसी रेड लाइट वॉयलेट लाइट क्रिएट कर रहा हो, तो उसके लिए उसने क्या काम करा, एक और ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर प्रिज्म लगाया, और जैसे ही वाला प्रिज्म लगाया आइडेंटिकल, बिल्कुल आइडेंटिकल, दोनों सेम एकदम, उल्टा करके लगा दिया। जैसे ही लगाया उसने देखा कि यहां पर वापस से आपको क्या मिल गई, व्हाइट लाइट मिल गई। और अब ये इसका एकदम 100% वाला प्रूफ हो गया
यही वाली व्हाइट लाइट अलग अलग कलर्स में स्प्लिट हुई थी और इसने वापस रिकम्बाइन कर दिया ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो व्हाइट लाइट बन गई। सो यस, व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कलर्स। तो ये न्यूटन का खुद का अपना एक्सपेरिमेंट था, डिजाइन किया हुआ। सिर्फ एक प्रिज्म से पास करा के लाइट आपने पास करा ली तो आप डायरेक्टली 100% श्योरिटी के साथ ये नहीं बोल सकते हो कि ये अलग अलग कलर से ये व्हाइट के अंदर ही हो। इट माइट बी पॉसिबल कि प्रिज्म ने कुछ ऐसा काम कर दिया हो। कुछ ऐसे क्रिस्टल्स होते भी हैं जिनके ऊपर आप लाइट डालो तो अलग कलर्स के साथ दे विल स्पार्कल, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के साथ। बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, ये सिंपल एक ग्लास प्रिज्म है, ट्रांसपेरेंट ग्लास प्रिज्म। सो ये पहली बार न्यूटन ने ऐसे प्रूव किया था। अब देखो, अब हमारे पास तो यार जनरली व्हाइट लाइट ही होती है, मोस्ट ऑफ द केस में व्हाइट लाइट होगी, मोनोक्रोमैटिक लाइट तो होगी नहीं। यू नो व्हाट इज मोनोक्रोमैटिक लाइट? व्हाट इज मोनोक्रोमैटिक लाइट? Yes. क्या मतलब होता है? Yes, sir. सिंगल वेवलेंथ, एक वेवलेंथ की Sir, अगर this लाइट होगी like दैट इज कॉल्ड, कैसे भी एक ही वेवलेंथ हो। हाँ, ऑलराइट। तो हमारे पास तो जनरली क्या होगा, मोस्ट ऑफ द केस में व्हाइट लाइट ही होगी। और अगर व्हाइट लाइट है तो ये प्रिज्म के साथ आपने पास कराई, ये तो यार दोनों ही काम करा देगा एक साथ, डिस्पर्जन भी हो जाएगा और डिविएशन भी हो जाएगा। बट समटाइम्स वी रिक्वायर दैट देयर इज नो डिविएशन, ओनली डिस्पर्जन। मतलब ऐसा हम चाहते हैं हम, ये रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही थी और यहाँ पर ही ऐसे खुल जाए, बस ये मतलब डिस्पर्स हो जाए, इसी डायरेक्शन में ऐसे डिस्पर्स हो जाए, ऐसे डायरेक्शन अपनी चेंज ना करे कि भाई रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही थी और डिस्पर्स ऐसे हो रही है। हम चाहते हैं ऐसे जा गई लाइट और यहाँ पर ही ऐसे सादे डिस्पर्स हो जाए। तो ये आपके यहाँ पर व्हाइट लाइट थी और इधर आपको मालूम है ये वॉयलेट होगी, ये येलो होगी। तो इनके बीच में जितना ये एंगल बनता है, दिस इज द मेजर ऑफ डिस्पर्शन। जितना ज्यादा एंगल होगा ये वाला, उतना ही ज्यादा मैं बोलूंगा डिस्पर्जन होगा। ये ऑब्वियस सी बात है, जितना दूर चले जाएंगे गैप बढ़ता जाएगा, बट दैट गैप डज नॉट मैटर। ध्यान रखना ये चीज, अगर गैप मैटर कर रहा होता तो इसको भी डिस्पर्जन बोलता मैं। यहाँ पर एंगल 0 है, इनके बीच में पैरेलल रेस थी तो इसलिए कोई डिस्पर्जन नहीं, नो डिस्पर्जन बोला। तो यानी कि क्या मैटर करता है कि इन दोनों रेज के बीच में एंगल कितना है, एंड दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ डिस्पर्जन। इसको हम एंगल ऑफ डिस्पर्जन बोलते हैं। इसका वैल्यू कैसे निकालोगे, सोच के देखो आप। सिंपल आप ये निकाल लो कि वॉयलेट कितना डिस्पर्स हुआ और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो रेड वाला, ये रेड है, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो रेड वाला। सो थीटा इज डेल्टा ऑफ वाई माइनस डेल्टा ऑफ वॉयलेट। क्या ये बात क्लियर है सबको? हाँ सर। भाई यहां से वॉलेट कितना डिविएट हुआ, वो रेड, क्या लिख रहा हूं, सॉरी बच्चों एक बार रुक जाओ। ओके, तो डेल्टा का वैल्यू क्या आएगा बोलो जरा। डेल्टा ऑफ वॉयलेट, कि भाई वॉयलेट कितना डिस्पर्स हुआ, माइनस डेल्टा ऑफ रेड। ये समझ में आया डेल्टा कैसे डिफाइंड है? अब फिर से थिन प्रिज्म अगर मैंने लगा दिया तो थिन प्रिज्म अप्रोक्सीमेशन क्या होगा, दैट डेल्टा वी का वैल्यू कितना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वी -1 इंटू ए, और डेल्टा आर कितना, डेल्टा म्यू ऑफ आर -1 इंटू ए। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो थीटा कितना आ जाएगा, म्यू वी माइनस म्यू आर मल्टीप्लाइड बाय ए। दिस इज हाउ यू मेजर डिस्पर्शन। यहां तक अगर आपको कोई भी डाउट है तो पूछ लो इस वाले पार्ट में। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, सिंस इसमें हमें डिस्पर्जन नहीं चाहिए, वी विल रिक्वायर टू
ऑपोजिटली प्लेस्ड प्रिज्म, दोनों में ही हमें ऐसे प्रिज्म रखने पड़ेंगे। और ध्यान दो दोनों ही केसेस में यू कैन नॉट हैव आइडेंटिकल प्रिज्म, क्योंकि अगर आइडेंटिकल प्रिज्म हो गए ना तो डिविएशन भी खत्म हो जाएगा, डिस्पर्जन भी खत्म हो जाएगा, दोनों एक साथ। जबकि हम क्या चाहते हैं कि एक हो दूसरा ना हो, हम ये चाहते हैं। सो दीज टू प्रिज्म आर नॉट आइडेंटिकल, ये ध्यान रखना। दे विल हैव अ डिफरेंट एंगल ऑफ प्रिज्म एंड डिफरेंट मटेरियल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पर सिर्फ डिविएशन चाहिए, डिस्पर्जन नहीं चाहिए। तो क्या होगा, रे ऑफ लाइट ऐसे आएगी, यहाँ स्प्लिट होगी। डिस्पर्जन नहीं चाहिए तो रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगी एंड अल्टीमेटली यू विल सी अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट यहाँ से निकलेगी। सो अगर पैरेलल, ये दोनों आपस में पैरेलल है, ध्यान दो, अंदर कहीं भी पैरेलल नहीं होंगे, यहाँ पैरेलल हो गया। इफ दीस टू आर पैरेलल तो मैं तो बोलूंगा नहीं कि डिस्पर्जन हुआ है, देयर इज नो डिस्पर्जन। सिर्फ क्या हुआ है, रे ऑफ लाइट ऐसे जाना चाहती थी और इधर टिल्ट हो गई, अब ऐसे जा रही है। So only deviation happened. So no dispersion, only deviation. और इस केस में क्या होगा, dispersion without deviation। तो इसमें कैसे होगी रे ऑफ लाइट, इसमें ऐसे आएगी, यहां से ऐसे डिविएट होगी, फिर यहां से ऐसे जाएगी, और इसी के पैरेलल इसकी जो एवरेज रे है, यानी कि येलो लाइट जो है वो इसी के पैरेलल निकलेगी, इंसिडेंट रे के पैरेलल। ध्यान देखना है, तो ये येलो रे ऑफ लाइट है, येलो, और ये ऐसे डिविएट हो जाएंगी रे ऑफ लाइट ऐसे। लेकिन ऑन एन एवरेज ये जो रे है इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, ये वाली रे और येलो रे विल बी पैरेलल और सिर्फ इस डायरेक्शन में ऐसे स्प्लिट हो जाएगी। तो हम ये बोलेंगे इसमें डिविएशन नहीं हुआ ओवरऑल, देयर इज नो डिविएशन, ओनली डिस्पर्जन। तो मेरे को बताओ दोनों केसेस में क्या आपको ये मालूम है क्या कैसा डायग्राम बन रहा है? इस वाले केस में तो ये दोनों रेज ही पैरेलल है, वॉयलेट और रेड, दोनों के दोनों। सो दैट मींस देयर इज नो डिस्पर्जन। और यहाँ पर क्या हुआ है, जो एवरेज लाइट है बीच में जो रहेगी रे ऑफ लाइट येलो, दैट विल बी पैरेलल टू दी व्हाइट लाइट इंसिडेंट रे, तो इसलिए देयर विल बी नो डिविएशन। दोनों ही मेरे को बताओ क्या ये फंडा क्लियर है? बेटा डिस्पर्जन हो गया, डिविएशन नहीं हुआ, तो कैसे कैसे पॉसिबल है? इसको आप कुछ ऐसे समझो कि रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही थी, यहाँ पर आपने कुछ किया, कुछ एक ऑब्जेक्ट रखा, तो रे ऑफ लाइट आपको दिखाई देगी कि इसके अबाउट ऐसे येलो और वॉयलेट अलग अलग हो गए। इसको हम बोलेंगे डिस्पर्जन विदाउट डिविएशन। इफेक्टिव जो डायरेक्शन है प्रोपेगेशन का वो चेंज नहीं हुआ, बस उसके अबाउट ऐसे डिविएट हो गए। वही काम यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर रेड लाइट और वॉयलेट लाइट ऐसे निकल जाएंगे अलग अलग, लेकिन जो उनके बीच में एक रे ऑफ लाइट है येलो, दैट विल रिमेन पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। हाँ ये बात अलग है, शिफ्ट हो गई, बट शिफ्ट डजंट मैटर, शिफ्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। शिफ्ट अगर रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही थी और यहां से फिर ऐसे जाने लगी तो इनमें कोई डिविएशन नहीं हुआ है, देयर इज नो डिविएशन इन दीस टू। शिफ्टिंग इज नॉट सेम एज डिविएशन, ध्यान रखना ये बात। तो अब कोई भी लाइट डिविएट ना हो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, अदरवाइज डिस्पर्जन भी नहीं होता फिर। तो हम यहाँ पर इसकी जो एवरेज है बीच में जो लाइट है एकदम बीचों बीच, जिसको जो येलो होती है जनरली, उससे हम मेजर करेंगे कि वो कितना डिविएट हुई है। अगर ये येलो लाइट डिविएट होती तो मैं बोलता ओवरऑल डिविएशन हुआ, लेकिन येलो लाइट इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे, इंसिडेंट व्हाइट लाइट, दैट मींस आई विल से दैट इट इज दैट देयर इज नो डिविएशन, ओनली डिस्पर्जन। बताइए, ठीक है? ऑलराइट, अब what should be the relation between A1, A2, mu1, mu2 such that this happen, and what is the relation between these four such that this happens? उसके लिए हमें पहले देखना होगा, ये वाला तो हम देख सकते हैं ऐसे ही, लेकिन इस वाले के लिए हमें डिस्पर्जन थोड़ा सा पढ़ना होगा, ठीक है? तो पहले ये देख लो। सो डिस्पर्जन हो रहा है, जितना हो रहा है पता नहीं कितना भी, डिविएशन नहीं हो रहा। डिविएशन नहीं हो रहा कौन से वाले लाइट का? येलो लाइट का, ध्यान रखना है बात। दैट मींस इसने जितना डिविएशन कराया हुआ येलो लाइट का, उतना ही इसने कराया ऑपोजिट डायरेक्शन में। एंड वी विल अप्लाई थिन प्रिज्म अप्रोक्सीमेशन, क्योंकि उसके में बड़े आंसर मिलता है। थिन प्रिज्म्स के लिए ट्रू है ये।
थिन प्रिज्म में इसका डिविएशन कितना होगा, डेल्टा वन ऑफ येलो लाइट। ध्यान दो येलो ही हमारा रेफरेंस पॉइंट है, अगर येलो डिविएट नहीं हुआ तो इसको हम बोलेंगे नो डिविएशन। सो डेल्टा वन वाई कितना होगा, म्यू वन माइनस वन इंटू ए वन। याद है थिन प्रिज्म? अब बताओ मुझे म्यू कौन सी लाइट का लोगे, म्यू कौन से वाली लाइट का लोगे, येलो लाइट का। येलो लाइट। म्यू विल बी ऑफ येलो लाइट। सिमिलरली डेल्टा टू येलो लाइट का कितना होगा, इसकी वजह से म्यू टू ऑफ येलो लाइट माइनस वन इंटू ए टू। ये बात अलग है, ठीक है, ये नीचे की तरफ करेगा अपने बेस की तरफ, ये भी अपने बेस की तरफ करेगा, ऊपर हो जाएगा मतलब। तो आप ये बोल सकते हो कि हाँ अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव। अदरवाइज दीज आर द मैग्नीट्यूड्स। अगर ये सिर्फ मैग्नीट्यूड बराबर कर दो तो भी काम चल जाएगा, है ना, प्लस माइनस नहीं सोचो कुछ भी, हमें मालूम है ऑपोजिट ही हो रहे हैं। तो अगर इनके मैग्नीट्यूड्स इक्वल हैं देन ओवरऑल देयर विल बी नो डेविएशन। मैग्नीट्यूड्स अगर इक्वल है देन दिस इज द कंडीशन such that there will be no deviation। ओवरऑल कोई डिविएशन नहीं होगा येलो लाइट का पर्टिकुलरली, एंड सिर्फ डिस्पर्जन होके रह जाएगा। अब ध्यान दो ये दोनों इक्वल ऐसे भी हो सकते हैं कि आप a1 a2 बराबर कर दो और μ1 y और μ2 y भी बराबर कर दो तो भी इक्वल हो जाएगा। लेकिन अगर आपने ऐसा किया दैट मीन्स ये दोनों प्रिज्म आइडेंटिकल हो गए, और अगर ये आइडेंटिकल हो तो याद कर लो आइडेंटिकल अगर हो गए तो डिस्पर्जन भी नहीं होगा, फिर डिस्पर्सिव इफेक्ट भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे डिस्पर्जन नहीं चाहिए, यानी कि इसने जितना डिस्पर्जन कराया इसका डिस्पर्सिव एंगल होगा, एंगल ऑफ डिस्पर्जन θ1, इसका मान लो होगा θ2। ये जिस डायरेक्शन में डिस्पर्जन कराएगा ये उससे उल्टा कराएगा क्योंकि उल्टा रखा हुआ है। तो फॉर नो डिस्पर्जन θ1 और θ2 बराबर होने चाहिए, और θ1 क्या होगा, म्यू फॉर वॉयलेट इन फर्स्ट प्रिज्म माइनस म्यू फॉर रेड इन फर्स्ट प्रिज्म इनटू a1, this will be the value of θ1, and θ2 mu of violet in second prism minus mu of red in second prism into a2। अच्छा यार ये स्क्वायर नहीं है, ठीक है ना, ये सब सुपरस्क्रिप्ट है बस, these are not square, ये सेकंड प्रिज्म के लिए बात कर रहे हैं। एक्चुअली ये नीचे होना चाहिए था बट ठीक है समझ लो इसको। और फिर θ1 इक्वल टू θ2 करूंगा तो क्या आएगा, μ1 of violet minus μ1 of red into a1 equals μ2 of violet minus μ2 of red into a2। अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड है then there will be no dispersion and there will only be deviation। डिविएशन मतलब ये लाइट ऐसे जाना चाहती थी और ये दोनों रे ऑफ लाइट कुछ इतना एंगल बनाते आ रही है तो सेम होंगे एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम, तो ये इसका वैल्यू सिर्फ डिविएशन होगा, डिस्पर्जन नहीं हो पाएगा। अब डिविएशन हो रहा है तो नेट डिविएशन कितना आएगा, नेट डिविएशन समझ लो, नेट डिविएशन इन दिस केस विल बी Δ1 माइनस Δ2, क्योंकि ऑपोजिट तो करा ही रहा होगा ये, और इसमें नेट डिस्पर्जन कितना आएगा, थीटा नेट इक्वल्स टू θ1 माइनस θ2। ये इनकी वैल्यूज आप रख दोगे फिर अलग अलग। डिस्पर्सिव पावर, तो एंगल ऑफ डिस्पर्जन जो है वो कितना आया था बेटा किसी भी प्रिज्म के लिए, ये बंद कर दिली माइक मु कौन करी छे सर। angle of dispersion was delta v minus delta r which is
म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। सो ये अभिलाष बंद करो बेटा, माइक माइक ऑफ करो। ऑलराइट, सो ये आपका एंगल ऑफ डिस्पर्जन था। ध्यान दो, एंगल ऑफ डिस्पर्जन डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल एंड इसका कंस्ट्रक्शन कैसा हो, यानी इसका एंगल। Suppose we want to find a quantity which only depends upon material and it also tells you about इस मटेरियल में डिस्पर्स करने की कितनी क्षमता है। ओनली मटेरियल पे डिपेंड करे, मैं उससे कैसा भी प्रिज्म बनाऊं वो अलग चीज है, ऑब्वियसली थीटा उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन मटेरियल की भी अपनी एक डिस्पर्स करने की पावर होती है। सो दैट इज कॉल्ड डिस्पर्सिव पावर। और अब ये डिस्पर्सिव पावर शुड नॉट डिपेंड अपॉन ए, क्योंकि एक ऑब्वियस सी बात है, ए जितना ज्यादा होगा ये दोनों डेल्टा उतने ज्यादा हो जाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी ज्यादा हो जाएंगे। अगर मैंने ए ट्वाइस कर दिया तो दोनों ही ट्वाइस हो जाएंगे, और अगर दोनों ही ट्वाइस हो गए तो डिफरेंस भी ट्वाइस हो जाएगा, है ना। 3 माइनस 1 है 2, अगर मैं इसको 6 कर दूं इसको 2 कर दूं तो ये भी डिफरेंस भी 4 हो जाता है। आपने दोनों ही इंक्रीज करे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, बट स्टिल उनका जो डिफरेंस है वो भी बढ़ेगा, ट्वाइस हो जाएगा। तो मैं यही चीज चाहता हूं कि ये इफेक्ट ना है, ए का इफेक्ट ना है इसमें, ऐसी एक क्वांटिटी। तो क्या करते हैं, ध्यान से समझना। डिस्पर्सिव पावर विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल ओमेगा is defined as angle of dispersion divided by the mean deviation of light। mean deviation कौन सी लाइट का होगा, बोलो। येलो लाइट, करेक्ट। फिर से आ गया येलो, क्योंकि येलो बिल्कुल बीच में होता है। तो ओवरऑल डिविएशन जब भी आपको बोलो इसका डिस्पर्स बीम का, तो ओवरऑल डिविएशन विल बी फॉर येलो लाइट। तो अगर मैं इसको मीन डिविएशन से डिवाइड कर दूं तो इसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। तो क्या आ जाएगी वैल्यू, ये होता ही है। और डेल्टा फॉर येलो लाइट होगा म्यू बाय माइनस 1 इंटू ए से उड़ जाएगा, क्या आ जाएगा बोलो। कोई प्रॉब्लम डिस्पर्सिव पावर में? एंड दिस क्वांटिटी विल नॉट डिपेंड अपॉन कि आपने कैसा प्रिज्म बनाया, क्या बनाया इससे, ये सिर्फ मीडियम की प्रॉपर्टी है। अब भाई देखो, हमें मालूम है डिस्पर्जन रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, और लेंस भी उसी प्रिंसिपल पे काम करता है, रिफ्रैक्शन पे। तो ऑब्वियस सी बात है डिस्पर्जन लेंस में भी कराएंगे, लेंस भी कराएगा। और लेंस का डिस्पर्जन कैसा दिखाई देता है बता देता हूं मैं आपको। मान लीजिए पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है इन्फिनिटी से, एंड इट इज व्हाइट लाइट। तो अभी तक हम डायग्राम कैसा बनाते थे कि ये यहाँ पे मीट कर गई, लेकिन हमें मालूम है अगर ये व्हाइट लाइट है तो म्यू हर एक कलर के लिए डिफरेंट होगा, और अगर म्यू हर एक कलर के लिए डिफरेंट है तो उसका फोकल लेंथ तो डिपेंड ही करता है कि म्यू कितना है, विच मीन्स ये म्यू मीडियम है, ये लेंस है। तो मीडियम तो चलो ठीक है 1 है सबके लिए मान लो, लेकिन म्यू ऑफ लेंस अलग अलग कलर्स के लिए डिफरेंट होगा, तो यानी कि फोकल लेंथ भी हर कलर के लिए डिफरेंट होगी लेंस मेकर फॉर्मूला से। अगर व्हाइट लाइट आई तो रेड आपका कहीं डिविएट होगा और वॉयलेट कहीं और कन्वर्ज होगा। तो बताइए ये वॉयलेट होगा पॉइंट नंबर 1 या फिर पॉइंट नंबर 2, कौन सा वॉयलेट होगा इनमें से? पॉइंट 1। ज्यादा डिविएट जो हुआ है,
तो ज्यादा डिविएट मतलब जिसका म्यू ज्यादा उसके लिए फोकल लेंथ कम, तो म्यू होता है वॉयलेट का ज्यादा या फिर ज्यादा डिविएट हुआ है ये. सो दिस विल बी ऑफ वॉयलेट कलर एंड दिस विल बी ऑफ रेड कलर. सो ऑब्वियसली दिस इज अ टाइप ऑफ डिफेक्ट कि आपको शार्प इमेज नहीं दिखाई देगी, ब्लर्ड दिखाई देगी फॉर व्हाइट लाइट. एंड दिस पर्टिकुलर डिफेक्ट इज कॉल्ड, दिस इज अ डिफेक्ट, शार्प इमेज नहीं बनेगी आपकी, और इस डिफेक्ट को बोलते हैं क्रोमैटिक एबरेशन. क्या बोलते हैं इसको? क्रोमैटिक एबरेशन. क्रोमैटिक एबरेशन से सारे लेंस परेशान होंगे, लेकिन मिरर पे इसका कोई इफेक्ट नहीं आता. इट डज नॉट हैपन इन मिरर्स. मिरर में क्योंकि वो फोकल इस पे म्यू पे डिपेंड ही नहीं करता कुछ भी. सो क्रोमैटिक एबरेशन सिर्फ लेंसेज में होगा, नॉट इन मिरर्स. ये समझ में आया सबको? क्रोमैटिक एबरेशन क्या है? अब हाँ यहां, सर. हाँ, यस good. सर. ओके, गुड. अब यहां पर हम फिर से ये जानना चाहते हैं, जैसे मैंने किसी भी प्रिज्म का जो डिस्पर्जन था वो ऐसे मेजर किया था कि कितना एंगल बन रहा है इन दोनों रेस में, उससे मेजर किया था प्रिज्म का. ऐसे ही इसमें कितना डिस्पर्जन हुआ है, कितना डिफेक्ट है, वो मेजर होता है इस लेंथ से कि इनमें कितना सेपरेशन आया. समझ रहे हो ये बात? तो ये होगी फोकल लेंथ ऑफ वॉयलेट, ये होगी फोकल लेंथ ऑफ रेड, और इनके बीच का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी कॉल्ड डेल्टा एफ, which will be focal length of red minus focal length of violet. So this is the measure of chromatic aberration या फिर dispersion. मेजर है उसका, ठीक, कि भाई फोकल लेंथ अब डेल्टा एफ 0 है अगर, तो कोई क्रोमैटिक एबरेशन नहीं है, सारी लाइट एक ही जगह मीट कर रही है. और डेल्टा एफ का वैल्यू जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा क्रोमैटिक एबरेशन होगा. या फिर आप इसको डिस्पर्जन ही बोल सकते हो कि कितना डिस्पर्जन हो रहा है लेंस की वजह से. जितना ज्यादा वैल्यू आएगी ये उतना ज्यादा होगा. अब प्रिज्म में कोई डिफेक्ट नहीं था, प्रिज्म तो हम यूज इसलिए करते हैं जिससे डिस्पर्जन हो, बट लेंस में हम नहीं चाहते कि ऐसा हो. तो लेंस के लिए दिस इज अ काइंड ऑफ डिफेक्ट. देख लो इसको. ओके, तो ठीक है, रेनबो का क्लास करेंगे बेटा कभी आराम से. अभी जरा एक ये चीज देखिए, सिंस हमें लेंस में डिफेक्ट्स पसंद नहीं है तो हम एक ये बनाते हैं, हम लेंस में नहीं चाहते कि क्रोमैटिक एबरेशन आए, तो इसलिए लेंस को कंबाइन करके, जैसे ये वाला हुआ था ना, प्रिज्म को कंबाइन करो तो ये वाला डिविएशन करा सकते हो विदाउट डिस्पर्जन, कोई डिस्पर्जन नहीं होगा, सिर्फ डिविएशन. तो ऐसे ही हम लेंस को भी कंबाइन करके वी कैन फॉर्म ए क्रोमैटिक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस. एक बात और ध्यान रखो, जितनी ज्यादा पावर का लेंस होगा, यानी कि फोकल लेंथ जितना कम होगा उसका, ये इफेक्ट उतना ही ज्यादा आता है. जितना ज्यादा पावर होगा लेंस का उतना ही उसके अंदर क्रोमैटिक एबरेशन होगा, उतना ज्यादा होगा. और माइक्रोस्कोप्स में, टेलीस्कोप्स में तो हम बहुत हाई पावर वाले लेंस यूज करते हैं, तो वहीं पर एक क्रोमैटिक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस होता है. आपने अगर कभी देखा हो तो एक आई पीस होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है, वो कोई सिंगल लेंस नहीं होता, दे आर ऑलवेज टू लेंसेज, दो का कॉम्बिनेशन रहता है. तो उसी को हम पढ़ने वाले हैं आज अभी, एक क्रोमैटिक कॉम्बिनेशन. तो हम कैसे मानेंगे? हम बिल्कुल सिंपल लेंगे कि हमारे पास मान लीजिए दो लेंसेज हैं, आपने समहाउ इनको चिपका के रखा. जनरली एक लेंस अगर ये वाला है तो दूसरा लेंस ऐसा होगा, ठीक है, तभी एक क्रोमैटिक बनेगा. इसकी इफेक्टिव फोकल लेंथ कितना आएगा, एफ इफेक्टिव, वो हमें मालूम है इन लेंस कॉम्बिनेशन से, 1/f1 + 1/f2. डिफरेंशिएट कर दो सीधा इसको, हम ना इसमें कुछ नहीं सोच रहे, मैथ्स का यूज कर रहे हैं. तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, ये df/f इफेक्टिव, df1/f1 एंड अच्छा स्क्वायर आएगा ना, याद अगर हो तो देख लो एक बार इसको, एंड दिस विल आल्सो बी स्क्वायर्ड, है ना. डिफरेंशिएट करेंगे इसको
अब इन df1 df2 को सीधा डेल्टा लिख दो, डेल्टा एफ इफेक्टिव ओवर एफ इफेक्टिव स्क्वायर इक्वल्स डेल्टा f1 ओवर f1 स्क्वायर प्लस डेल्टा f2 ओवर f2 स्क्वायर। ये रिलेशन आया। अब इस लेंस का नाम ही क्या था? एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। एक्रोमेटिक मतलब रेड लाइट के लिए और वॉयलेट लाइट के लिए द फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉम्बिनेशन शुड बी सेम, दोनों के लिए सेम होना चाहिए, तभी क्या होगा, पैरेलल रे व्हाइट लाइट आएगी तो सारी की सारी कलर्स जो है एक ही पॉइंट पर मीट कर जाएंगे। इसका मतलब डेल्टा एफ इफेक्टिव कितना होना चाहिए? ये वाली क्वांटिटी कितना होना चाहिए? हम चाहते हैं सभी के लिए फोकल लेंथ सेम हो, रेड कलर वॉयलेट कलर, तो ये वाली वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0। गुड। सो फॉर achromatic combination delta f of effective must be 0, और अगर ये 0 है तो क्या रिलेशन आ गया? डेल्टा f1 ओवर f1 स्क्वायर प्लस डेल्टा f2 ओवर f2 स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आपका रिलेशन होगा फॉर achromatic combination of lengths। डेल्टा f1 डेल्टा f2 आप ऐसे डिफाइंड नहीं है, इस तरीके से लिख दोगे। अच्छा, अब यहां पर तो अलग अलग कलर्स हैं, कैन यू टेल मी ये कौन से फोकल लेंथ है? अब जब मैंने यहां पर यूज किया तो सारे अलग अलग कलर्स के लिए डिफरेंट फोकल लेंथ होंगी, तो कौन सी फोकल लेंथ लेंगे हम? ये रेड लूं, वॉयलेट लूं या एवरेज वाली लूं? एवरेज वाला। एवरेज वाली, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, ये सब येलो लाइट्स के लिए है।